ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है ETF इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो ज़्यादातर ETF इन्वेस्टर करते हैं। और विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिटर्न्स में बहुत बदलाव होंगे और आपका ETF में निवेश करने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर आपको भी अपने रिस्क को कम करना है तो इन मिस्टेक्स को जरूर समझना चाहिए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समझ कर जाइएगा। और देखिए क्या है कि इस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर जो है मैं शॉर्ट में ही बात करने वाला हूँ, और अगर मुझे समय मिलेगा तो प्रत्येक पर जो है पूरी वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, इस प्रत्येक टॉपिक पे जो है आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एक ETF इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी ETF में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले उस ETF का वॉल्यूम जो है ज़रूर चेक कर लिया करिए। कई लोग क्या होता है, ETF खरीद तो लेते हैं लेकिन ना वॉल्यूम देखते हैं और ना ही बाकी जो चीज़ें लिखा हूँ मैं वो देखते हैं, समझ रहे हैं। तो ETF में निवेश करने से पहले ETF का वॉल्यूम जरूर चेक कर लिया करिए। जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उतना ही बेहतर होता है। वॉल्यूम कहाँ चेक कर सकते हैं? वॉल्यूम आप अपने जो है ब्रोकर में ही चेक कर सकते हैं। जब आप उस ETF पे जाइएगा और जब आप नीचे देखिएगा तो ब्रोकर में ही दिखाई देगा, या फिर जो आप NSE के ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं। इसके बारे में जो है आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो एक गाइडेंस के तौर पे है कि क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। इससे आपको जो है एक अंदाज़ा मिलेगा, एक व्यू मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि AUM साइज ना देखना। AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट का कम होना, AUM ना देखना। ETF खरीदने से पहले AUM को जो है ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा AUM साइज रहेगा उतना ही बढ़िया वो ETF माना जाता है। AUM बेसिकली होता क्या है कि कितने ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट किए हैं, और AUM जैसे बेसिकली बनता कैसे है कि इन्वेस्टेड वैल्यू और जो है उस पर जो है रिटर्न बना है, उसको जो है मिलाकर जो है AUM साइज बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा AUM रहेगा उतना बढ़िया ETF माना जाता है। और 500 करोड़ से ऊपर की जो भी AUM साइज वाली ETFs होती हैं वो बेहतर ही मानी जाती हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हज़ारों में होती हैं AUM साइज। तो आप चेक कर लिया करिए, उसी में जो है कई सारे AMC वाले होते हैं एक ही ETF के। तो जिस ETF में, जिस AMC में आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिले, AUM साइज ज़्यादा मिले, वैसे ही ETF को चुना करिए। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईनाव ना देखना। ठीक है, आईनाव और प्राइस में डिफरेंस होना। होता क्या है कि जस्ट आप मान लीजिए प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसका आईनाव जो है चलता है 90 रुपये, 95 रुपीज़। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है प्रीमियम पे चीज़ें खरीदते हैं, और ये ज़्यादातर चीज़ें ना ग्लोबल ETFs, अगर आप ग्लोबल ETF जानते हैं, इंटरनेशनल ETF जानते हैं, उसमें ये ज़्यादातर होता है और ये हाल ही में हुआ था। ठीक है, और अभी भी शायद आपको डिफरेंस मिल जाए ग्लोबल ETF में। देखें, आप जस्ट अपने ब्रोकर को खोलिएगा, ग्लोबल ETF को चुनिएगा, नीचे आईनाव और प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस हो रहा है तो समझिए वो प्राइस जो है प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम इन द सेंस मतलब वो हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको आईनाव पे ही खरीदना रहता है। आईनाव का मतलब होता है इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू, या फिर इसको इंट्राडे नेट असेट वैल्यू बोला जाता है। इसको आप अपने ब्रोकर में भी देख सकते हैं, या फिर इसको आप जो है NSE के साइट पर भी देख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इन तीनों चीज़ों को जो है ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। मैं फिर जो है एक बार आपको बता देता हूँ फिर से कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे है। हो सके आपको मेरी बात उतनी क्लियर नहीं हो रही होगी, उतनी अच्छी से नहीं समझ आ रही होगी, तो आप प्रत्येक टॉपिक पे जो है अपना रिसर्च करिएगा। मैं आगे कोशिश करूँगा प्रत्येक एक टॉपिक पे जो है अलग अलग वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो जस्ट आप गाइडेंस के तौर पर लीजिए और समझिए कि मुझे क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है और क्या क्या चीज़ें मुझे देखना है। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या है, AMC को ना जानना, रैंडमली कोई भी ETF खरीदना। होता क्या है कि जस्ट किसी भी AMC वाले ETF को खरीद लेना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो पॉपुलर हैं उसी के ETF को जो है आप चुना करिए। ऐसे रैंडमली किसी भी AMC वाले का ETF मत खरीदा करिए। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो जो है AMC वाला उतना बढ़िया ना हो, उतना। और देखिए जो पॉपुलर AMC वाले नहीं है ना, उसमें AUM साइज भी कम मिलेगा, वॉल्यूम भी कम मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप पता कर लेंगे, लेकिन AMC जस्ट आप देख लिया करिए कि वो पॉपुलर है या फिर नहीं। क्योंकि एक संचयिता करके AMC वाला था जो कि फ्रॉड कर गया था, ये बहुत पहले की बात है।
तो जस्ट आप AMC जो पॉपुलर हैं वैसे AMC वाले को चुनेंगे तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये जस्ट आपकी जो है मतलब रिस्क को बहुत कम करने के लिए मैं जो है बता रहा हूँ कि आप कम से कम पॉपुलर AMC वाले को चुनिए, ऐसे रैंडमली किसी भी AMC वाले को मत लिया करिए, ठीक है। तो ये उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन AMC पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इसको जस्ट जो है मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, उस ETF का वैल्यूएशन ना देखना, यानी PE ना देखना। जैसे होता क्या है कि जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, PE, PB, ROE, ROC, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ETF में एक इंपॉर्टेंट होता है PE। तो PE देखना होता है। PE क्या बताता है, उस ETF का वैल्यू बताता है, वैल्यूएशन बताता है। PE स्टॉक्स में भी सेम वैसे ही काम करता है, उसमें जो है वैल्यूएशन बताता है उस स्टॉक्स का, वैसे ही ETF का वैल्यूएशन बताता है PE। अब ETF का PE जो है कैसे आप चेक कर सकते हैं, इस पर जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये जस्ट आपको आई बटन पे दिख रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे जो है विजिट करके देख लीजिएगा। एक मैंने वीडियो बना रखा है किसी भी इंडेक्स का PE PB देखने का, ठीक है ना। तो ETF क्या होता है, किसी ना किसी इंडेक्स को जो है ट्रैक करता है, ठीक है। तो आप उस इंडेक्स का अगर आप PE देख लेंगे तो आपको वैल्यूएशन पता चल जाएगा, और वो सेम ETF में वर्क करता है, क्योंकि जो है ETF किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं तो वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो अगर आप निफ्टी 50 के वैल्यूएशन को चेक कर लेंगे तो आप निफ्टी 20 का वैल्यूएशन जान गए, ठीक है। तो आप इस पर जो है रिसर्च कर लीजिएगा अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही हो, और अगर आपको समझ आ रही हो तो वैल्यूएशन जरूर चेक कर लिया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी कभी भी आप निवेश कर रहे हैं, स्विंग वालों के लिए शायद वैल्यूएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो वैल्यूएशन को जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है वैल्यूएशन वाला, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ना करना, ये बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, मतलब इसको जस्ट इग्नोर करते हैं लोग, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ETF में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में तो समझ में आता है कि डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है कि अलग अलग सेक्टर्स का उठा लिए, या फिर अलग अलग मतलब जो अलग अलग चीज़ों से बिलोंग कर रहा है, ऐसे जो है स्टॉक्स को ले लेते हैं। लेकिन ETF में हम क्या डाइवर्सिफिकेशन करें, तो अगर आप ETF में पुराने निवेशक हैं तो आप जानते होंगे कि ETF में भी 3-4 प्रकार के जो है ETF आते हैं, कमोडिटी ETF, ग्लोबल ETF, इक्विटी ETF, ठीक है, बॉन्ड ETF। तो आप इन सब में अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करके रखें, जस्ट एक में ना रखें, क्योंकि होता क्या है कि कई बार होता है इक्विटी भाग रहा है तो कमोडिटी लगता है गिरने, कमोडिटी गिर रहा है तो इक्विटी लगता है भागने। कई बार होता है हमारा मार्केट गिर रहा है, कमोडिटी भी गिर रहा है, लेकिन ग्लोबल ETFs भाग रहे हैं। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपका सारे पैसे पे जो है लॉस नहीं होगा, सारे पैसे पे जो है रिस्क नहीं होगा, और आपका कुछ पैसा काम पर लगा रहेगा और उस पर जो है आप रिटर्न बना पाएंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने निवेशक होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो इन जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इन सब पे जो है अपना रिसर्च करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पर जो है बात नहीं करते हैं, और जस्ट एक वीडियो में इतनी जानकारी तो देते ही नहीं है। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो के वैल्यू को ज़रूर समझिएगा। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने ऑडियंस को जो है वैल्यू दे पाएँ, ठीक है। जस्ट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, फ्रिक्वेंटली चेंज आवर स्ट्रेटजी। होता क्या है कि कई सारे लोग अपने अपने स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जस्ट आप किसी जो है निश्चित चीज़ों पे खरीदारी या बिकवाली करते हैं, अपने तरीके से खरीदारी या बिकवाली करते हैं। होता है ना, अपनी अपनी तकनीक, अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी विधियां होती हैं लोगों की। स्ट्रेटजी वही वर्ड है, उसका शाब्दिक अर्थ ही यही हुआ कि जो है अलग अलग विधियां, अलग अलग जो है तकनीक। तो इसमें होता क्या कि जस्ट कोई दूसरा अगर कोई विधि बता देता है तो आप उस विधि पे जाने लगते हैं, फिर कोई अगर दूसरा बता दिया फिर उस पे जाने लगते हैं। तो मतलब तरह तरह के जो है आप स्ट्रेटजी सीख कर रखते हैं और हमेशा उसको अप्लाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली तुरंत चेंज करते रहते हैं। तो इससे जो है प्रभाव पड़ता है, इस पे जो है आप कोई डिसीजंस नहीं बना पाएंगे, कोई व्यू नहीं बना पाएंगे। कोशिश करिए एक विधि को जो है कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। आपने वो ब्रूस ली का जो है कहावत सुना होगा कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है जो 1000 मूव्स जानता है, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है जो 1000 मूव्स जानता है, मुझे उस व्यक्ति से डर है जो एक मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो सेम वही चीज़ आपका इसमें भी अप्लाई होता है। आप एक स्ट्रेटजी को 1000 तरीकों से प्रैक्टिस करिए, 1000 तरीकों से जो है उसको अप्लाई करिए और उसमें क्या क्या चेंजेज कर सकते हैं वो करिए और उसी पे जो है काम करिए। 50 विधियां जो है नहीं यूज करिए, ठीक है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है
शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी स्ट्रेटजी को जो है फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करिए। अगर आप बिगिनर होंगे तो शायद आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगा, तमाम स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करिए ETF स्ट्रेटजी, तमाम स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन आप किसी एक अच्छे स्ट्रेटजी को चुनिएगा और उसी पे जो है इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि मनी मैनेजमेंट ना करना, तैयारी करके ना चलना, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारा जो है मैं पॉइंट लिखा हूँ। यहाँ पर जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मनी मैनेजमेंट में जो है मैंने लिख कर रखा है। पहला पॉइंट इसमें है जो है मल्टीपल ETF एक साथ खरीदना, दूसरा पॉइंट है जो है बल्क में बाइंग करना, और तीसरा पॉइंट है बाई ऑन टॉप करना, ठीक है। मनी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आप अपने पैसे को जो है मैनेज करके चलें। जस्ट कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी तरह पैसा आपका जो है डंप ना हो, पैसा जो है आपका पार्क ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मिस्टेक्स इसमें क्या करते हैं लोग, मल्टीपल ETF एक साथ खरीद लेते हैं। मतलब जस्ट कोई बता दिया कि ये ETF काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो ETF काफ़ी बढ़िया है, चाहे ये ETF भागने वाला है, समझ रहे ना, अलग अलग तरह से जो है कोई भी बता देता है तो सारे ETF को जो है खरीदते जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट अपने कुछ निश्चित ETF को चुनिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए और उसी में जो है निवेश करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मल्टीपल ETF ले लेंगे और जब मार्केट गिरने लगेगा तो आप उसको एवरेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखा है, मनी मैनेजमेंट ना करना, तैयारी करके ना चलना। अगर आप गिरावट की तैयारी करके नहीं चलेंगे, मेजर करके नहीं चलेंगे, जब गिरेगा, ETF गिरता है, अभी हाल ही में इतनी गिरावट हुई है तो आपको पता चला ही होगा। ETF जब गिरता है तो फिर पैसा खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ आप मनी मैनेजमेंट करके चलिए, ठीक है। और मल्टीपल ETF एक साथ बिल्कुल भी ना खरीदिए। इसी में एक और गलती लोग करते हैं कि बल्क बाइंग कर लेते हैं। मतलब एक ही ETF में एक ही बार में बड़ी क्वांटिटी में जो है खरीदारी कर लेते हैं, बड़ी मात्रा में खरीदारी कर लेते हैं। जस्ट मान लीजिए अगर आपका जो है 100% आपकी पोर्टफोलियो में से सीधे एक ही ETF में 40% लगा देते हैं, 30% लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको बल्क बाइंग नहीं करना है, आपको छोटे छोटे अमाउंट में जो है बाइंग करते रहना है हर गिरावट पे अपने स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो बल्क बाइंग प्लीज ना करिएगा, इससे जो है रिटर्न पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, फंसे रह जाएंगे, एवरेज नहीं कर पाएंगे तो, और फिर जो है रिटर्न कुछ नहीं बना पाएंगे। सो प्लीज बल्क बाइंग मत करिएगा, ठीक है। इसमें एक और मिस्टेक्स करते हैं लोग, बाई ऑन टॉप करते हैं। जैसे कई बार होता है कोई ETF बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया हो, ठीक है, वो देखते हैं कि 50% रिटर्न दिया है, 60% रिटर्न दिया है, तो सीधे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं पे खरीदारी करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि कहीं वो ETF मुझसे छूट ना जाए, मैं रिटर्न जो है चूक ना जाऊँ, इससे वो टॉप पर खरीदारी कर लेते हैं और फिर होता क्या, वहीं से मार्केट गिर जाता है। तो आप बिल्कुल भी बाई ऑन टॉप मत किया करिए। पहले आप जो है उस ETF को समझिए, उसके वैल्यूएशंस को समझिए, जो मैंने पॉइंट्स बताते हैं उसको अगर आप समझेंगे तो भी जो है आप टॉप पर खरीदने से बचेंगे, ठीक है। टॉप पे खरीदने की भी विधियां अलग अलग होती हैं, उस पर जो है आप स्ट्रेटजी जो है सर्च कर सकते हैं, बाई ऑन टॉप कैसे करें ETF में, लेकिन उसकी तैयारी करके, ठीक है, मनी मैनेजमेंट करके। बाई ऑन टॉप करना है तो मनी मैनेजमेंट करके, तैयारी करके, ठीक है। ऐसे रैंडमली बाई ऑन टॉप करेंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरूर जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि नॉट अंडरस्टैंड ETF वोलेटिलिटी एंड चार्ट। होता क्या है, कई सारे ऐसे ETF होते हैं जो 30% तक मूव देते हैं, 30% तक गिरते हैं, 30% तक बढ़ जाते हैं। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 30%, 40%, 50% तक ETF बढ़ते हैं और गिरते भी हैं। तो आप उस ETF की वोलेटिलिटी को नहीं जानते हैं, मूवमेंट को नहीं जानते हैं, तो आप उस ETF की वोलेटिलिटी को नहीं जानेंगे और जस्ट बिना किसी तैयारी के 10% या फिर 15% तैयारी करके चलेंगे, और वो वोलेटिलिटी वाले ETF होते हैं। ETF में भी बहुत सारे वोलेटिलिटी ETF होते हैं, ठीक है ना, मोमेंटम ETF होते हैं, अल्फा ETF होते हैं। तो ऐसे ETF बहुत ज़्यादा गिरावट देते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हैं। तो आप उसकी वोलेटिलिटी को जानिए, जस्ट चार्ट खोलिए। अगर आपको चार्ट नहीं देखने आ रहा है कोई बात नहीं, जस्ट आप चार्ट को खोलिए, चार्ट को जो है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर लगाइए और देखिए कितना गिर रहा है, कितना बढ़ रहा है। जस्ट आंखों से तो दिखेगा, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि कितने प्राइस पे था, कितना प्राइस पे था, कितना प्राइस पर आया। उसके पुराने चार्ट्स को देखने की कोशिश करिए, उसके वोलेटिलिटी को समझने की कोशिश करिए, उसके मूवमेंट को समझने की कोशिश करिए कि वो कितना मूव दे सकता है, ताकि आप उस हिसाब से मैनेज करके चलेंगे, उस हिसाब से जो है आप अपना जो है तैयारी करके चलेंगे। तो वोलेटिलिटी को जरूर समझा करिए। चार्ट्स को है जो जरूर एक बार, कुछ नहीं आ रहा है, जस्ट मैं चार्ट पे ये नहीं कर रहा हूँ, आप कैंडल्स देखिए, चार्ट पैटर्न्स देखिए। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ETF में ये बहुत प्रॉपर वे में वर्क करता है। सब पर जो है मैं वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको नहीं आता तो जस्ट वोलेटिलिटी को तो जरूर चेक कर लिया करिए, मूवमेंट को जो है
जरूर चेक कर लिया करिए। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है हमारा जो है रूल्स डिसिप्लिन्स को फॉलो न करना। ठीक है, ये जो है जो भी मैंने ऊपर से बताए हैं आप उसका जो है पूरा ये जो है एक व्यू मान सकते हैं कि आप कुछ भी जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाए पड़े या फिर जो है किसी भी चीज़ को जान रहे हैं लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके पास रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, रैंडमली कहीं भी खरीद रहे हैं, कहीं भी बेच रहे हैं। एक नियम के साथ अगर आप खरीदेंगे, एक नियम के साथ अगर आप बेचेंगे तो आप प्रॉफिट बनाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। रैंडमली कुछ भी करेंगे तो फिर जो है रिटर्न्स पे काफ़ी जो है प्रभाव पड़ने वाला है, आपका पैसा डंप होने वाला है। ETF में तो लॉस तो नहीं होता है लेकिन पैसा फंसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी रिस्क होगा आपके पैसे के साथ, पैसा वैसे ही फंसा रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप रूल्स डिसिप्लिन्स को जो है ज़रूर फॉलो करिए और अपने रूल्स और डिसिप्लिन्स को जो है बनाइए। ठीक है, और एक जो है आपको मैं बोनस देने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो भी आपकी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको जो है आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सके आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी तो आप जो है इस पर अपना रिसर्च करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया हूँ और जो लोग पहले से ETF में काम कर रहे हैं वो ज़रूर समझ रहे होंगे कि मैंने जो है क्या इस वीडियो में आपको दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो वैल्यूबल लग रहा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगला जो है मैं एक बोनस जो है आपको देना चाहूँगा, बोनस टिप देना चाहूँगा। ठीक है, वो बोनस टिप क्या है कि पैसा जो भी आपके पास फ्री पड़ा रह रहा है उस पैसे को जो है आप डेप्ट में रखा करिए, डेप्ट और बॉन्ड में रखा करिए। इस पर जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है सीक्रेट रिटर्न करके, उसको जो है ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा या फिर जो है वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जो है विजिट कर लीजिएगा और वहाँ पे जो है जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है डेप्ट में पैसा रखा जाता है। होता क्या है कि इसमें FD जैसा रिटर्न आपको बिना कुछ किए मिल जाता है भाई, बिना कुछ किए। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है कि खूब हाथ पैर आप मारते हैं अलग अलग ETF में और FD जैसा भी रिटर्न आपको जो है पूरे साल के अंत में नहीं मिलता। ये सीरियस बात बता रहा हूँ भाई। ठीक है ना, तो आप अपने पैसे को इधर रखा करिए और जब अपॉर्चुनिटी रहे तब जो है अपने पैसे को लगाया करिए। ये मैं खुद ट्राई करता हूँ। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें बोनस क्या है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने पैसे को जो है डाइवर्सिफाइड करके रखिएगा, फ्री कैश को जो है अपने डेप्ट और बॉन्ड में रखिएगा। ठीक है, इस पे जो है मैं वीडियो बना रखा हूँ, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो भी मैंने बताया है अगर जो है ये वैल्यूबल लगा हो तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।